आज का हमारा लेक्चर इज अबाउट स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज वीडियो अवेलेबल नहीं है ड्यू टू कनेक्टिविटी इश्यूज। अगर मैं आम अल्फाज में आपको स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने की कोशिश करूं तो जैसे हम कहते हैं ना कि अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। सेम हैपन्स इन इंटरनेशनल सिनेरियो। जैसे आम इंडिविजुअल्स म्यूनिसिपल लॉ के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल जिनके कुछ राइट्स और ड्यूटीज होती हैं, इसी तरह इंटरनेशनल लॉ के अंदर स्टेट के कुछ राइट्स और ड्यूटीज होती हैं। अब जिसके ऊपर वो राइट्स और ड्यूटीज लागू की जा सकती हैं वो सारे उस स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के जुमरे में आते हैं। ये बेसिकली एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का। ये इंटरनेशनल लीगल सिस्टम जिसमें स्टेट सॉवरेनिटी का कानून भी आता है, जिसमें इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स का कानून भी आता है, वहीं पे स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का कानून भी आता है। ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है कि जब भी कोई एक स्टेट कोई इंटरनेशनली अनलॉफुल एक्ट कमिट करेगी अगेंस्ट अनदर स्टेट तो उसके ऊपर इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाएगी। ना सिर्फ उस स्टेट के ऊपर इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होगी, बल्कि जो सेकंड इन्वॉल्व स्टेट है जिसके अगेंस्ट उसने अनलॉफुल एक्ट किया है, उन दोनों के ऊपर वो एस्टैब्लिश हो जाएंगे। अब एक के उसमें राइट्स आ जाएंगे और दूसरे के उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। ये जब इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन या कोई भी इंटरनेशनली अनलॉफुल एक्ट किया जाता है तो उसके बाद रेपरेशन के वो कॉन्सेप्ट आता है कि हमें उसकी जनाब आप खमियाजा भुगते हैं या हम इसके बारे में इसका आप क्या जैसे आम कानून में होता है जनाब किसी पे जुर्माना आयद कर दिया, किसी पे ये कर दिया, किसी पे वो कर दिया, इसी तरह इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी बेसिकली स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पे तमाम स्टेट्स इंडिपेंडेंट हैं, तमाम स्टेट्स सॉवरन हैं, कोई उनके ऊपर सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है जो उनसे लाजमो मलजूम किसी चीज के ऊपर अमल दरामद करवाए, तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज करती है कि प्रोसीजरल वहां पे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। जब भी कोई इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल रूल की को ब्रीच किया जाएगा तो उसके बाद प्रोसीजर क्या इन्वॉल्व होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, किसके लिए क्या कानून लागू होगा, ये सारी चीजें उसके बाद सामने आ जाती है। बहुत सारी उसमें ऐसे इश्यूज भी आते हैं। समटाइम्स म्यूनिसिपल लॉ उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, समटाइम्स इंटरनेशनल लॉ इन्वॉल्व होता है, समटाइम्स बंदा उसमें लॉजिक्स देता है कि हमने सेल्फ डिफेंस में ये काम किया, हमने ये काम इसलिए किया, हमने वो काम उसलिए किया। समटाइम्स इंटरनेशनल लॉ जनरली एप्लीकेबल होता है, मतलब फर्ज करें पाकिस्तान और वेनेजुएला के बीच में कोई ट्रीटी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कोई ऐसा अमल करता है, मतलब वेनेजुएला की यहाँ पे एम्बेसी है, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है, या पाकिस्तान की टेरिटरी के करीब कोई कंट्री है जहां पे बंदा कोई टेरिटोरियल मिसकंडक्ट करता है, तो दो सिचुएशंस क्रिएट होती है। एक सिचुएशन में ये है कि उन दोनों के बीच में कोई ट्रीटी है, अब वो ट्रीटी डिफेंस की हो सकती है, इकोनॉमी की हो सकती है, किसी चीज की भी हो सकती है। उस ट्रीटी में वो वाला अमल डिफाइंड है कि अगर इस ट्रीटी को ब्रीच किया जाता है तो उसके रिपरकशंस ये होंगे। एक ये सिचुएशन होती है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी सिचुएशन के उनमें कोई ट्रीटी नहीं है, उनमें कोई मुआहदा नहीं है, फिर क्या होगा, फिर इंटरनेशनल लॉ में जनरल प्रिंसिपल्स उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे कि उन्होंने सॉवरेनिटी को चैलेंज किया, उन्होंने इंटरनल अफेयर्स में मेडलिंग की, उन्होंने क्या काम किया और उसकी रिपरकशंस क्या होंगी, उसके अकॉर्डिंगली उसको देखा जाएगा। अब ये जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बहुत सारे फील्ड्स को कवर करती है। बहुत सारे अनलॉफुल एक्ट्स या ओमिशंस जो डायरेक्टली स्टेट कमिट करे, दूसरे स्टेट्स को इफेक्ट करे, जिसमें ट्रीटी को ब्रीच करना, टेरिटरी को वायलेट करना, स्टेट की प्रॉपर्टी को डैमेज करना बाय एनी एक्ट, ये भी हो सकता है। दूसरी तरह इस तरह भी हो सकता है कि स्टेट इटसेल्फ एक्ट कर रही है, दूसरी तरफ स्टेट के रिस्पॉन्सिबल बंदे एक्ट कर रहे हैं। मतलब अब पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा है, पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव है किसी दूसरी स्टेट में, वो वहां पे किसी अनलॉफुल एक्ट में या उनके पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग में
शामिल पाया गया या कुछ भी, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के ऊपर आएगी, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, बिकॉज दैट पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन दैट स्टेट। फिर होता क्या है, जब स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने किसी के ऊपर आयद करनी है कि इसने ये अनलॉफुल एक्ट किया है, तो जो भी, जैसे म्युनिसिपल लॉ में होता है कि जो इल्जाम लगाएगा उसने वो प्रूव करना है। एरिटोरिया और इथोपिया क्लेम्स कमीशन एक कायम हुआ था, उसने क्लियर पोजीशन बताई थी, वो क्या है कि क्लियर और कन्विंसिंग एविडेंस रिक्वायर्ड हैं ताकि आप स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को लागू कर सकें किसी स्टेट के ऊपर। While international court has held that claims against a state involving charges of exceptional gravity must be proved by evidence. मतलब आप जस्ट ये नहीं कह सकते जी कि इन्होंने ये काम किया है, you have to show something, you have to do it through proper channel. अब ये जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का के आर्टिकल हैं, बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड हुए हैं। इंटरनेशनल लॉ कमीशन, ILC इसको बोलते हैं, इसने एक्सटेंसिवली इसके ऊपर काम किया है। एंड 1975 में इट टुक अ डिसीजन फॉर द ड्राफ्ट आर्टिकल्स ऑन स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 किस्म के हिस्से होंगे। पहला पार्ट 1 क्या होगा, टू डील विद द ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, के उसको आपने लागू कहां से करना है, ओरिजिनेट कहां से होगी। पार्ट 2 डील करेगा विद द कंटेंट, फॉर्म्स एंड डिग्रीज ऑफ इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद करनी है, उसकी किस हद तक उन्होंने वो काम खराब किया है, पार्ट 2 इसको डील करेगा। पार्ट 3 किसको डील करेगा, डील विद द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, के वो सारे मामलात होने के बाद डिस्प्यूट को सेटल कैसे करना है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अगर कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को डिसीजन करती है या सिक्योरिटी काउंसिल को डिसीजन करती है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ये 3 आर्टिकल जो है ना इंटरनेशनल लॉ कमीशन के 3 हिस्सों में इसे डिवाइड किए गए हैं। अब अगर हम आते हैं नेचर ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, तो क्या है, सर्टेन बेसिक फैक्टर्स हैं जो कि डिफाइन करेंगे स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की नेचर को। पहले नंबर पे द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन इन फोर्स एज बिटवीन 2 पर्टिकुलर स्टेट्स। पहले नंबर पे तो ये होना चाहिए कि वो लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए उन दोनों के ऊपर। ये नहीं कि कोई कंट्री भी एम ही उठ के कह दे जी इस मुल्क ने मेरे खिलाफ ये साजिश की है, ऐसे नहीं होगा। लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन होनी चाहिए कि उस मुल्क के ऊपर ये लीगली बाइंड था कि वो ये एक्ट नहीं करेगा और उसने फिर भी किया। ये पहली है। दूसरा है देयर हैज अकर्ड एन एक्ट और ओमिशन व्हिच वायलेट्स दैट ऑब्लिगेशन, जो उसके ऊपर वो जिम्मेदारी थी, ऐसा कोई एक्ट फिजिकली या थ्रू आइडियोलॉजिकली वो अकर करे जिससे वो ऑब्लिगेशन जो उसके ऊपर जिम्मेदारी थी उसके ऊपर कोई हरफ आए। फिर फाइनली लॉस और डैमेज हैज रिजल्टेड फ्रॉम द अनलॉफुल एक्ट और ओमिशन। ये भी हो सकता है कि जैसे वो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 27 फरवरी को जो अटैक किया था, हमारे पास उसके वीडियो एविडेंसेस मौजूद थे, हमारे पास इंडिया का उसके ऊपर क्लेम मौजूद था, सारी चीजें मौजूद थी। उसकी बेसिस पे मतलब पहले सबसे पहले लीगल ऑब्लिगेशन कि भाई उसने क्यों किया। अब उसका उसने जवाब दिया जी कि वहां पे टेररिस्ट के वो थे। दूसरा उसका क्या उसने फिजिकल एक्ट कोई किया, वो भी उसके ऊपर लागू हो गया कि उसने वाकई फिजिकल एक्ट भी किया। तीसरा उससे कोई डैमेज हुआ पाकिस्तान के कोई टेरिटरी को कोई इस तरह का, तो वो हमने डैमेज क्लेम नहीं किया। अब वो जो पहली 2 सिचुएशंस थी उसके नतीजे में रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद हो गई इंडिया के ऊपर। एंड इन दैट सर्कमस्टांसेस हमने क्या किया, हमने फिर अपने सेल्फ डिफेंस में रिएक्ट किया। अगर इंडिया ने वो काम ना किया होता तो हमारे ऊपर एग्रेशन का कॉन्सेप्ट आता, लेकिन हमारे ऊपर एग्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि इंडिया के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद हो चुकी थी कि उसने पाकिस्तान की स्टेट सॉवरेनिटी को चैलेंज किया था, ना सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल को बल्कि पाकिस्तान की जो अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी है वहां तक इंडियन प्लेन्स आए, वो सारा मामला हुआ। यहां तक समझ आ गई?
चलो, जिसको समझ नहीं आई अपने अपने पॉइंट्स नोट रखिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा इन पे। आगे चलते हैं। इसके बाद एक दो किस्म की थीरीज हैं इसी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से। कि एक है फॉल्ट थीरी और दूसरी है रिस्क थीरी। बेसिकली रिस्क थीरी क्या कहती है? दैट द लायबिलिटी ऑफ द स्टेट इज स्ट्रिक्ट, कि अगर कोई भी इस तरह का काम होता है तो स्टेट के ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट जिम्मेदारी आयद होती है। जब कोई भी अनलॉफुल एक्ट होता है जिसकी वजह से कोई इंजरी काज होती है, कोई डैमेज काज होता है, जो कि, और वो अनलॉफुल एक्ट किया किसने? एजेंट ऑफ द स्टेट। अब वो एजेंट ऑफ द स्टेट आर्मी हो सकती है, वो एजेंट ऑफ द स्टेट डिप्लोमेट्स हो सकते हैं, वो एजेंट ऑफ द स्टेट कोई भी हो सकता है जो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है। तो स्टेट विल बी रिस्पॉन्सिबल इन इंटरनेशनल लॉ टू द स्टेट सफरिंग द डैमेज इररिस्पेक्टिव ऑफ गुड और बैड फेथ। चाहे आपने वो सही नीयत के साथ काम किया था या गलत नीयत के साथ काम किया था, अगर उससे कोई डैमेज या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो स्टेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये रिस्क थीरी को कहते हैं। दूसरी है फॉल्ट थीरी। उसमें सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहती है? which emphasizes that an element of intentional or negligent conduct on the part of the person concerned is necessary before his state can be rendered liable for any injury caused। कि वो जो बंदा या वो जो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव था उसने जो काम किया, पहले ये देखना पड़ेगा कि वो उसने इंटेंशनली वो गलत हरकत की या नेग्लिजेंस से हुआ। उसके बाद उसकी स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद की जा सकती है, उससे पहले नहीं की जा सकती। सो रिस्क थ्योरी कहती है कि ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होनी है। जबकि फॉल्ट थ्योरी ये कहती है कि पहले उसकी इंटेंशन देखी जाएगी कि वो ठीक थी या गलती से काम हुआ, और उसके बाद फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद करेंगे। इसके बाद देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्यूटेबिलिटी। इम्प्यूटेबिलिटी क्या होती है? जब आप किसी स्टेट के ऊपर एब्सोल्यूट लायबिलिटी डाल दें उसके ऑफिशियल्स की किसी भी हरकत की, उसके किसी भी डिपार्टमेंट की किसी हरकत की, उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव की किसी हरकत की, मतलब जो बंदा भी कोई काम करेगा रिस्क थ्योरी के अकॉर्डिंगली आप स्टेट के ऊपर कंप्लीट लायबिलिटी डाल दें, तो होता क्या है? स्टेट के पास भी इंटरनेशनल रिलेशंस में इतने इख्तियारात आ जाते हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कंट्रोल रख सकें, महदूद रख सकें, उनकी हरकत और सकनात को कंट्रोल कर सकें। अब होता क्या है? स्टेट एक बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, लीगल एंटिटी है, जो कि खुद से तो कोई काम नहीं कर सकती। मतलब पाकिस्तान इटसेल्फ तो कुछ नहीं है, इंडिविजुअल्स मिलकर ही पाकिस्तान को बनाते हैं। तो ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ही कोई इस तरह का काम कर सकते हैं। तो स्टेट को रिस्पॉन्सिबल उसी वक्त सिर्फ ठहराया जाएगा जब ऐसे सर्वेंट्स जो कि स्टेट की तरफ एट्रीब्यूटेबल है वो कोई काम करे। अब पाकिस्तान का कोई भी नेशनल अमेरिका में जाके कोई अनलॉफुल एक्ट करता है तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये इम्प्यूटेबिलिटी इसको बोलते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान का की तरफ से गया रिप्रेजेंटेटिव वहां पे कोई काम करेगा तो फिर पाकिस्तान उसके ऊपर लायबल कहलाएगा। यानी कि अ पर्सन हु इज इम्प्यूटेबल, अ पर्सन हु इज एट्रीब्यूटेबल टू पाकिस्तान, जिसके बाकायदा पाकिस्तान ने जिसको ऑथराइज किया टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, सिर्फ उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान के ऊपर आयद होगी। उसके अलावा जो भी पाकिस्तान का कोई काम करेगा, वहां पे कोई गलत हरकत करेगा, कोई प्रॉपर्टी या पर्सन को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसको उस स्टेट के म्युनिसिपल लॉ के अकॉर्डिंगली डील किया जाएगा जहां पे भी उसने वो काम किया है। हाँ, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ
वहाँ पे डिप्लोमेटिक एक्सेस दी जाएगी, वहाँ पे वो सारा उसको प्रॉपर लॉफुल प्रोसीजर से गुजारा जाएगा, ये सारे प्रोसीजर्स होंगे। लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान को उससे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। स्टेट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ तभी जिम्मेदार ठहराई जाएगी जब इसके रिप्रेजेंटेटिव कोई इस तरह का काम करे। अच्छा, आगे चलते हैं। आर्टिकल 8 है इंटरनेशनल लॉ कमीशन का, वो क्या कहता है? दैट द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस shall be considered as an act of state under international law if the person or group of persons is in fact acting on the instructions of or under the direction or control of that state in carrying out that conduct. अब ये स्टेट कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पे अमल दरामद आ गया कि अगर कोई बंदा ऑफिशियली डेजिग्नेट नहीं किया गया किसी दूसरे मुल्क में जाके काम करने का, लेकिन स्टिल पर काम कर रहा है, कोई अनलॉफुल एक्ट कर रहा है, तो फिर वो स्टेट रिस्पॉन्सिबल कहलाएगी। जैसे ये आया यादव का, यार माइक ऑफ कर दिया करें, अजीब आप लोग जाहिलों वाली हरकतें करते हैं। आर्टिकल 8 क्या कहता है जी? कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे बंदे की जो स्टेट की डायरेक्शन के ऊपर काम कर रहा है, अगरचे वो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव ना भी हो, ये वहां पे आ जाएगा जहां पे हम लोग स्पाइस भेजते हैं, जहां पे कोई भी इस तरह का काम किया जाता है जो स्टेट की तरफ से की, जैसे कुलभूषण यादव वाला केस है, उसमें क्या है, अब वो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन स्टेट डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली वो पाकिस्तान में एक्ट कर रहा था, तो उसमें जिम्मेदारी फिर इंडियन स्टेट के ऊपर डाली जाती है। हमने भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी क्लेम किया, हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी इंडिया के ऊपर ही ब्लेम किया कि इंडिया इस तरह पाकिस्तान के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उसके ऊपर डाल दी। अब इसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि दूसरी स्टेट के बीच में मॉब वायलेंस या इंसरेक्शंस या सिविल वॉर्स, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। वहां पे क्या होता है, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर वहां पे किस तरह लागू होती है? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में ह्यूमन राइट्स भी आते हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, वो सारी चीजें आ जाती हैं। जब गवर्नमेंट की अथॉरिटीज गुड फेथ और विदाउट नेग्लिजेंस काम कर रही हो, राइटर्स ये जो राइट क्रिएट करते हैं या रेबल्स को, उसके दौरान जो वो लॉस और डैमेज होता है उसकी जिम्मेदारी स्टेट के ऊपर नहीं डाली जाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ देखा क्या जाएगा कि क्या स्टेट ने ड्यू डिलिजेंस शो की थी या नहीं की थी। अगर स्टेट डिलिजेंस शो नहीं करती, उसके ऊपर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी एप्लीकेबल किया जा सकता है, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी आ सकती है। इंडिया के ऊपर हम लोग अक्सर क्लेम करते हैं कश्मीर में जो मामला हो रहे हैं, सिविल वॉर हो, इंसरेक्शन जैसे सीरिया के अंदर हो रहा है, तो बशार अल असद को उसमें ब्लेम ठहराया जाता है, काफी ज्यादा इस तरह की काम किए जाते हैं। स्टेट के ऊपर ये ड्यूटी वाकई है कि वो ड्यू डिलिजेंस शो करेगी। अगर उसने वो डिलिजेंस शो नहीं की तो फिर स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद हो जाएगी। इसी तरह आर्टिकल 10 क्या कहता है कि जब कोई इंसरेक्शनल मूवमेंट आती है और वो एक नई गवर्नमेंट कायम कर दे, इंसरेक्शन हुई, सिविल वॉर हुई, वहां पे एक नई गवर्नमेंट कायम हो गई, या एक नई स्टेट वो वहां पे एस्टेब्लिश कर ले, तो उसका ये मतलब हरगिज नहीं होगा कि जो प्री एग्जिस्टिंग स्टेट थी उसमें उसने जो भी एक्टिविटीज की थी उससे वो बरी जिम्मा हो गई। नहीं, इट विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्टिविटीज प्रायर टू इट्स एजम्पशन ऑफ अथॉरिटी, कि वो पहले जितने मर्जी अनलॉफुल एक्ट करते रहे जी, अब चूंकि वो स्टेट बन गई है, पहले उसकी एंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, सो पहले का उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। ऐसा नहीं होगा, उसके ऊपर पहले की भी, क्योंकि जब इंसरेक्शन हो तो उसमें बाकायदा एक वो हिरार्की होती है, लीडर होता है, उसके नीचे लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, उसको लेकर चल रहे होते हैं, और फिर वो लीडर आके नई स्टेट का
या नए इलाके का वो जिम्मेदार बनता है, तो उससे पहले की चीजों के ऊपर भी पूछा जाएगा। अब समटाइम्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें रॉन्गफुलनेस को प्रेक्लूड कर दिया जाता है। मतलब अगर एक स्टेट ने दूसरी स्टेट के अंदर कोई रॉन्गफुल एक्ट किया जो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली तो अनलॉफुल है, लेकिन उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद नहीं होती, समटाइम्स ऐसी सर्कमस्टांसेस भी होती हैं। वो कब होंगी? जब एक स्टेट दूसरी स्टेट को कंसेंट देगी। इसकी सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल क्या है? जब हम क्या करते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं दूसरी स्टेट से कि आप अपने ट्रूप्स भेजें हमारे मुल्क में सुकून और अमन शांति के लिए। अब अंडर कॉमन सर्कमस्टांसेस, आम हालात में तो ये होगा कि उसके ट्रूप्स आपके मुल्क में आके इसका का कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि आपने कंसेंट दे दिया तो फिर वो रॉन्गफुलनेस उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। समटाइम्स ऐसा भी होता है सेल्फ डिफेंस में भी, जब आप एक काम करते हो सेल्फ डिफेंस के सर्कमस्टांसेस में इंटरनेशनल लॉ के मद्देनजर रखते हुए, जैसे पाकिस्तान ने किया था 27 फरवरी के बाद, तो उस वक्त भी आपके ऊपर रॉन्गफुलनेस आयद नहीं की जा सकती। हाँ, उसमें आपने लिमिटेशंस का ध्यान रखना है। ये ना, अब पाकिस्तान ने बाकायदा वीडियोस भी इशू की जिसमें मिलिट्री डेपो को पहले हमने किया, लॉक किया, फिर हमने साइड पे मिसाइल्स गिरा दिए, जस्ट ये शो करने के लिए कि हमारे पास कैपेबिलिटी है। अब पाकिस्तान के अगर हम लोग वो बम किसी सिविलियन एरिया में गिराते तो फिर पाकिस्तान के ऊपर ऑब्वियसली वो फिर सेल्फ डिफेंस के मेजर्स में नहीं आना था, फिर पाकिस्तान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद हो जानी थी। इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी में एलियंस की ट्रीटमेंट भी आती है। एलियंस की ट्रीटमेंट, एलियन किसे कहते हैं? फॉरेन नेशनल जो आपके मुल्क के अंदर रह रहे हैं। इसमें दो किस्म की थीरीज पाई जाती है। एक थीरीज, ये जितने भी हमारी कम्युनिस्ट कंट्रीज थे वो इसके ऊपर बिलीव रखते हैं। वो ये कहते थे कि एक नेशनल ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। जिस तरह आप अपने नेशनल्स को ट्रीट कर रहे हो उसी तरह आप एलियंस को भी ट्रीट करोगे जो आपके नेशनल्स नहीं है, बाहर के लोग आपके ममालिक में आके रह रहे हैं, उनको भी आप उसी तरह डील करेंगे। जबकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल, उन्होंने कहा कि एक इंटरनेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए आप एलियंस को ट्रीट करने का, कि दूसरे मुल्क के आपके अंदर, आपके अपने मुल्क के लोगों के लिए बेशक आप उनको हार्शली ट्रीट करें, आप उनको थाने में ले जाके डंडे मारें, आप जो मर्जी करें, लेकिन इंटरनेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड एक होना चाहिए कि अगर कोई फॉरेन नेशनल आपने पकड़ा है या उसको आप डील कर रहे हैं, स्टेट उसको कोई डील कर रही है, तो उसको वो हार्श स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली डील करना चाहिए। ये डिफरेंट दो थीरीज हैं। एक कम्युनिस्ट कंट्रीज ने प्रेजेंट की, वो उसके ऊपर बिलीव रखते हैं, और दूसरी जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज ने प्रेजेंट की। लेकिन जो एक्चुअल रियलिटी है कि कैसे उसके ऊपर एक्ट किया जाता है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। कहीं पे मिनिमम स्टैंडर्ड्स भी रखे जाते हैं जहाँ पे आपको पता हो कि अगला मुल्क तगड़ा है, स्ट्रांग है, वहाँ पे आप मिनिमम स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लेते हो। जहाँ पे आप को पता है कि अगला मुल्क इतने जोगा नहीं है, वहाँ पे आप क्या करते हो, नेशनल ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड को रख लेते हो कि जी हम अपने नेशनल्स को भी इसी तरह डील करते हैं जैसे आपके नेशनल्स को डील कर रहे हैं, सो इट विल वर्क सेम वे। इसके बाद आखिरी पॉइंट इस लेक्चर में है, वो है एक्सप्रोप्रिएशन। इंटरनेशनल लॉ के अंदर स्टेट सॉवरेनिटी को बड़ी रिस्पेक्ट हासिल है। स्टेट सॉवरेनिटी के अंदर एक स्टेट अपने मुल्क के अंदर पाई जाने वाली तमाम प्रॉपर्टी के ऊपर राइट्स रखती है। स्टेट इटसेल्फ कुछ उसके अपने पास इख्तियारात होते हैं, और वो इख्तियारात क्या है, जैसे नेशनलाइजेशन का इख्तियार है कि आप जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनको नेशनलाइज कर सकते हो, वो सारी आपकी गवर्नमेंट की के अंडर आ जाएंगी, या आप उनको प्राइवेटाइज कर सकते हो, ये सारे काम आप कर सकते हो। लेकिन एक्सप्रोप्रिएशन क्या होती है? एक्सप्रोप्रिएशन क्या है कि जो एलियन प्रॉपर्टी होगी आपके मुल्क के अंदर, वो वाली जगह जो नॉन नेशनल्स ने खरीदी हुई हैं या नॉन नेशनल्स जिनको ओन करते हैं, वो फैक्ट्रीज हो सकती हैं, वो इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, वो घर हो सकते हैं, वो प्रॉपर्टी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है,
उसको आप उसमें से हज़फ करेंगे या उसको आप उसमें से हज़फ नहीं करेंगे। और इस एक्सप्रोप्रिएशन में फिर एक रूल है, वो रूल क्या है कि उसमें आप ये नहीं करेंगे कि आप अमेरिकन नेशनल्स को जो एक्सप्रोप्रिएट कर देंगे, उसको निकाल देंगे नेशनलाइजेशन में और इंडिया वाले को उसमें रगड़ा दे देंगे। अगर आपने निकालना है एलियंस को, एलियंस की प्रॉपर्टी को, तो आप सब की निकालेंगे, और अगर आपने नेशनलाइज करना है सबको, तो फिर आप सबको नेशनलाइज करेंगे। उसमें फिर आप कोई भी ये दरमियानी राह इख्तियार नहीं कर सकते। ये तमाम की तमाम स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के सिनेरियो में ये चीज़ें आती हैं। इसमें हमने डिस्कस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आर्टिकल्स को डिवाइड कैसे किया हुआ है, फॉल्ट और रिस्क थीरी क्या है, इम्प्यूटेबिलिटी क्या होती है, स्टेट कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मॉब वायलेंस, इंसरेक्शंस और सिविल वॉर्स की सिचुएशन में क्या होगा, रॉन्गफुलनेस कहाँ पे प्रेक्लूड की जाएगी, एलियंस को कैसे ट्रीट किया जाएगा, और एक्सप्रोप्रिएशन क्या होती है। अब अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।